माजिद, आप अपनी अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की। पहले तो मुझे बताइए कि रिक्वायरमेंट में वो क्या पूछना चाह रहा है। मैम वो पूछना चाहता है कि क्या हम इंटरनल ऑडिट के वर्किंग पेपर यूज कर सकते हैं, मतलब उसका काम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे उसने कहा जी कि 3 रीजंस भी दें, आपका जो भी आंसर हो अपने आपके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, यस मैम। अब बताइए क्या चीज़ आपने पहले सबसे पहले तो आइडेंटिफाई की। अगर हम पैराग्राफ 1 पढ़ें तो। मैम इधर जो सीएफओ है ना, उसकी शेयर होल्डिंग भी है सीपीपीएल में, तो ये एक रिलेटेड पार्टी होगी। एक तकरीबन वो बताया कि जी 25% शेयर होल्डिंग है वो अनवर की है, और अनवर और उसकी वाइफ की। और अनवर साहब जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव भी हैं। तो अनवर शेयर यस मैम। होल्डिंग भी रखते हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी हैं, फिर फाइनेंस को भी देखते हैं, ऑपरेशन को भी देखते हैं। तो मतलब चीफ एग्जेक्टिव साहब का काफ़ी इन्फ्लुएंस आ रहा है। अच्छा आगे जी, देयर आर 5 अदर डायरेक्टर्स एंड ईच ऑफ देम 15% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। 5 डायरेक्टर्स और भी हैं जो होल्ड कर रहे हैं। आगे हम सेकंड पैराग्राफ में क्या बताते हैं, कोई और बच्चा बताए। सहर आप बताइए। यस मैम। हाँ जी, अब सेकंड पैराग्राफ में हम क्या चीज़ देख रहे हैं। मैम इसमें बताया कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो हम्म। काउंटिंग रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं। और मैम मैम सॉरी, समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। 1 मिनट रीड करके आपको बताती हूँ। मैम मैं बताऊं। अच्छा, अपने घर से होमवर्क में पाइए। हाँ जी, कोई और बच्चा बोला है क्या, क्या कह रहे हैं। मैम इसमें ना ये इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिव्यूइंग पेमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, ये है। अच्छा, तो अब देखिए उसने कहा इंटरनल ऑडिट के फंक्शन, उसने बताया कि पहले तो उसने बताया कि 3 सीनियर हैं ऑडिट फंक्शन में, वो जो कि ग्रेजुएट्स हैं। ग्रेजुएट आपको पता है जी, बीकॉम किया हुआ है बस, 14 जमातें पास करके आ गए हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल बॉडी के क्या कह लीजिए मेंबर नहीं है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट की अब आपको वो तीनों चीज़ें याद आनी चाहिए, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन अप्रोच। फिर साथ ही उसने फंक्शन का जिक्र किया, तो आपको फंक्शन याद आएंगे कि जो फंक्शंस होते हैं इंटरनल ऑडिटर के, वो सारे रिव्यू के होते हैं, चेकिंग के होते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो अगर करे, तो अगर वो करेगा तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। अब यहाँ पर उसने कहा जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ओके। फिजिकल स्टॉक टेकिंग, ठीक है। लेकिन ये जो बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो हम लिखता कि जी रिव्यू कर रहा है तो फिर तो ठीक है, ये जी प्रिपेयर कर रहा है। फिर बाकी चीज़ें रिव्यू कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है, ये ठीक है। वेरिफिकेशन, रिव्यू, चेक, ये सारे काम तो इंटरनल ऑडिटर करता है। ये काम जो हुआ हुआ है उसको चेक करना है, ये इंटरनल ऑडिटर ने करना है। लेकिन उसको सिरे से खुद से प्रिपेयर करना, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पैराग्राफ, अनिका आप बताइए मुझे इसमें क्या कह रहे हैं। मैम कल इंटरनेट इशू था, मैंने क्लास नहीं ली और मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन होमवर्क में है। अच्छा जी। अच्छा शराज, कोई भी अगर मैं क्वेश्चन या कुछ भी होमवर्क में दिया करूं तो वो ग्रुप में ज़रूर आप मेंशन कर लिया करें, ताकि जो बच्चे एब्सेंट हो वो होमवर्क लाजमी करके आया करें। शराज और हारिस दोनों में से मैं आप दोनों को कह रही हूँ। अच्छा, और कौन था, अभी कौन से बच्चे हमारे पास प्रेजेंट है, मुझे उनकी लिस्ट दिख नहीं रही है। अच्छा, उसामा, उसामा आप बताइए, थर्ड पैराग्राफ पढ़िए
और मुझे बताइए क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है। सीकिंग अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि उसको कहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है और फटाफट वो जल्दी से चाह रहा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर दे। ओके, तो आगे, ही इज ऑफ द व्यू कि इंटरनल वर्किंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स वुड बी ऑफ इनॉर्मस हेल्प इन परफॉर्मिंग एन अर्ली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन उसने हमें सामने रख दी। हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की। एक तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई की पहले पैराग्राफ में, कि जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डिंग भी रखता है। इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, इसका मतलब थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड में हमने पैराग्राफ में देखा कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं और कॉम्पिटेंट भी इतने नहीं है क्योंकि वो ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक दो रीजन तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम इसके आंसर पे आएंगे और हमने इसके आंसर को अब याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के हम आंसर पे आ गए। अब हम इसको पढ़ेंगे और साथ याद करेंगे। ठीक है जी, आंसर पढ़िए और मुझे बताइए क्या ये सब इसने ठीक लिखा है। ऊपर उसने सजेशन दी कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर एक्सटर्नल ऑडिट पर्पस। अब हमने ये जाके चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, हम उसके काम को अब जाके यूज़ करें कि ना करें, तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम उसके काम को यूज़ नहीं करेंगे। पहली रीज़न क्या है जी, स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन द एंटिटी। ये अगर आपको याद हो, स्टेटस वाली बात हमने ऑब्जेक्टिविटी के अंदर पढ़ी थी। कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिविटी के अंदर देखी थी। क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ, ये हमने कॉम्पिटेंस में देखा था। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको ज़रा मुझे ये याद कर लीजिए। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। मैं किसी भी टाइम जो सवाल मैं आपको खास तौर पे याद करने के लिए दिया करूँ, वो मैं किसी भी टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपसे सुन सकती हूँ। हाँ जी, याद हो गया। मिस, हाँ जी, इसमें जो क्वेश्चन 5 के जो लास्ट पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है कि उसको वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से कंप्लीशन ऑफ अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के बारे में जो लिखा हुआ है, तो आंसर में हमने इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं किया? उसने हमसे 3 बातें लिखी हैं तो हमने 3 लिख दी बातें। अब वो 3 हमने बातें नजर आ रही थी अर्ली कंप्लीशन वाली। अब उसने जो बात की है, ये उसने कहा जी मुझे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्ली चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब एक्सटर्नल ऑडिट पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहा है, जी इंटरनल ऑडिट पे इन्फ्लुएंस नहीं है वो। मैम, ये थ्रेड्स में नहीं आएगा जो ऑडिटेड एक्सटर्नल जी, प्रेशर डाल रहा है? देखिए वो एक्सटर्नल ऑडिट पे डाल रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर के पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारी चीज़ों को, इंटरनल ऑडिट के काम को भी देखे और अपना भी काम देखे। तो ये इन एक्सटर्नल ऑडिट पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, और हमने ये डिसाइड करना है कि हमने क्या इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज़ करना है कि नहीं करना। यस मैम, तो ठीक हमें है। ये मेन मेन चीज़ें नजर आ रही थी सवाल पढ़ के। तो कुछ इरेलीवेंट बातें भी होती हैं। चले, ये सवाल हमने याद कर लिया है। ये सवाल अब मैं किसी भी टाइम आपसे लिखवा सकती हूँ, कल लिखवाऊँ, परसों लिखवाऊँ,
तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 याद कर लिया। ठीक है, अब आती हूँ मैं जी आई एस ए 560 पे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आई एस ए 560 कल करवाऊंगी। तो आई एस ए 560 को डिटेल में तो नहीं कराऊंगी, लेकिन इतना कराऊंगी कि आप 5 पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। आई एस ए 560 का नाम है जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स इसका मतलब जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बाद के होने वाले इवेंट्स, इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं रिपोर्टिंग डेट भी कहती हूँ। इसमें 4 डेट्स हैं और उन 4 डेट्स को जब हमने समझ लिया तो हमें खुद ही काबिल हो जाएंगे कि हम सवाल कर लें। एक डेट होती है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक डेट होती है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक डेट होती है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और लास्ट पे डेट आती है जी डेट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड फॉर जनरल पब्लिक। ये डेट क्या होती है? जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई, 30 जून फॉर एग्जांपल 2020, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर एंड। इसे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसे रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं। हम ऑडिट पे गए, उसने हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा दी 30 जून पे, 30 जून 2020 पे बनाई थी। हमें उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी वो हमें दी सपोज 1 जुलाई को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, या फिर नॉर्मली प्रैक्टिकली आपको 5-6 दिन तो लगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे, तो आप कह लीजिए कि 6 जुलाई को उसने हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, आपने क्या किया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, ये सारे प्रोसीजर्स लगाए, आपने देखा कि कुछ गलतियां निकली, कुछ फ्रॉड निकले, ये सारे आपने आईएसएस लगाए यहाँ पे, जितने आईएसएस की आप कंप्लायंस कर सकते थे। लेकिन ये भी आईएसए 560 नहीं लगाया। ठीक है, अभी वो लगाने के लिए एक और चीज़ देखनी पड़ती है। अभी फिलहाल आप देखिए, आपने सारा ऑडिट किया, कुछ एरर्स आए, आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने उसे ठीक कर लिया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई बिल्कुल साफ सुथरी। आपने कुछ एरर्स, कोई फ्रॉड, कुछ और भी मिस स्टेटमेंट निकाली, तो आपने जब मैनेजमेंट से डिस्कस किया, आप मैनेजमेंट से इसीलिए डिस्कस करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक कर लें। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक कर लिया। अब ये डेट वो डेट है जिस डेट पे ना आपको कोई मसले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ही मैनेजमेंट को, क्योंकि आप जो जो उन्हें मिस स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जी ये ठीक करें, अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाती है, सारी चीज़ें वो ठीक कर लेती है, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं। अगर वो ठीक कर लेते तो हम भी साफ सुथरी रिपोर्ट दे देंगे एज पर ISA 700। ठीक है, एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन कहीं भी अगर मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट करती है तो वो फिर हम 705 में चले जाएंगे। ISA 705 मॉडिफिकेशन टू ऑडिट ओपिनियन। ओके, अज्यूमिंग कि मैनेजमेंट सब कुछ ठीक कर लेती है, अब एक ऐसी डेट आती है कि हमने पूरा ऑडिट कर लिया, तो हमें 3-4 महीने लग गए ऑडिट करते करते, आखिरकार हमने ऑडिट कंप्लीट कर लिया जुलाई, अगस्त, सितंबर। 5 अक्टूबर 2020 इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई अप्रूव, हमें भी कोई मसले मसाइल नहीं है, और मैनेजमेंट ने भी जितनी भी हमने उसे अमेंडमेंट करने को कहा था सारी कर ली, कोई डिसएग्रीमेंट भी नहीं हुआ।
अब हमने कहा अब हम दे देते हैं आपको रिपोर्ट, हम अपनी रिपोर्ट तकरीबन ड्राफ्ट कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार अप्रूव कर दी है मैनेजमेंट ने, सारी की सारी एडजस्टमेंट अप्रूव कर दी हुई हैं, ये जी अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, ये अप्रूवल बाय कोई और ना समझ लीजिएगा जो एजीएम में हो रही होती है। जो एजीएम वाली चीज़ है वो यहाँ पे आएगी, ऑडिट हो जाने के बाद एजीएम होती है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट ने सारी एडजस्टमेंट कर ली हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव भी कर दिया, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने दी थी इसमें चेंजेस नहीं थी, ये ऑडिट से पहले थी। ये वाली अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इसमें उसका ऑडिट हो चुका है। अब आपने कर ली रिपोर्ट ड्राफ्ट, इसमें डेट के बारे में वो कहते हैं कि जी कोशिश कीजिए कि ये जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ये और इसके बीच में बहुत कम गैप आए, क्योंकि अगर आप डेट फॉर एग्जांपल बाद की लिखते हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट तो 5 अक्टूबर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, लेकिन आप जो अगर फॉर एग्जांपल 6 अक्टूबर को ये रिपोर्ट देते हैं तो आप अपनी एक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है तो आप कोशिश करते हैं कि आप भी 5 अक्टूबर पे ही अपनी रिपोर्ट दें। ज़रूरी नहीं है इसमें आप रिपोर्ट दे दें, इसमें ये होता है कि आपने अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली है, अभी दी तो नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। इसमें ये आपने रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली है और मैनेजमेंट को भी अपनी रिपोर्ट के बारे में सारी कम्युनिकेशन वगैरह कर ली हुई है। रिपोर्ट आपकी तरफ से एक तरह से फाइनल है, अभी दी है या नहीं दी ये डिपेंड नहीं करता। ये वो डेट है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में डिस्कस हो जाने के बाद और सारी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इशू हो जाएंगी टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, जो आपकी जगह जगह सर्कुलेट करवा दी गई कमीशन को, रजिस्ट्रार को, फिर पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दी, रजिस्टर ऑफिस पे, वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी। तो ये वो डेट है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई फॉर जनरल पब्लिक। लेट सपोज 10 अक्टूबर को ये भी हो गई। अब होता क्या है, अब आपने 3 फेजेस आइडेंटिफाई कर लेनी है। एक फेज है जी ये फेज, या तो ये फेज या फिर यहाँ तक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डेट ऑफ फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल में और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में तो कोई गैप रखना ही नहीं है। तो इफेक्टिवली डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ रिपोर्ट तक कुछ ये इवेंट्स हैं, कुछ ये इवेंट्स हैं जो रिपोर्ट से लेके जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हो जाती, कुछ इवेंट्स उस तब होंगे और कुछ इवेंट्स हैं जो इसके बाद के हैं। तो हमने 3 फेजेस आइडेंटिफाई कर ली, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे पहला ISA 560 के सवाल करने का पहला स्टेप है जी आपने फेज आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई द फेज। अब दूसरे पे आते हैं स्टेप जब हम ये समझ लेंगे। अब ये इसका नाम क्या है जी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ISA 560 आपको ये कहता है। इसके बरक्स अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो तो वो आपको बताता है जी IAS 10 दैट इज एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपने मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर आप FAR 2 पढ़ रहे हैं तो साथ आप ऑडिट पढ़िए, अगर आप FAR 2 नहीं पढ़ रहे तो आपके लिए ऑडिट मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए FAR 2 आप साथ पढ़ रहे हो या फिर उसको अटेम्प्ट कर लिया हो या उसका पेपर दे लिया हो, तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए अकाउंटिंग का, क्योंकि ऑडिट इज बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ दैट अकाउंटिंग और IFRS। ठीक है जी, पहली डेट क्या आई, सब्सिक्वेंट इवेंट कह रहे हैं कि जी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चूंकि बाद हो रहे हैं, अब आपकी नज़र में कुछ ऐसे इवेंट्स आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट जब तक आपने अभी दी नहीं है, साइन नहीं की, कुछ नहीं, तब तक कुछ इवेंट्स आएंगे। तो लॉ कहता है, आपका स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे तो ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसे कोई ऐसा इवेंट नज़र आ जाता है जिसकी कंडीशंस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी, जिसको एज पर IAS 10 एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं, तो फिर उसको एडजस्ट कर लीजिए। और इसकी एग्जांपल में कहा, एग्जांपल है जी जैसे कि एक आपका डेटर बैंक करप्ट हो गया है, तो वो जो डेटर बैंक करप्ट हुआ वो एक दिन में बैंक करप्ट नहीं होता। इसकी कंडीशन ऑब्वियसली उसके साथ जो आपने ट्रांजेक्शन की वो ईयर एंड से पहले की और उसकी कंडीशंस पहले से एग्जिस्ट करती होंगी, तो बाद में आपके वो आके बैंक करप्ट हो गया, तो एक दिन में वो बैंक करप्ट नहीं हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो इसका ये मतलब है अगर ये बैंक करप्ट हो गया तो जाके ये बैलेंस कम कर दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाके
अमेंड कर लीजिए, ISTAN कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। जबकि आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जितने भी एडजस्टिंग इवेंट्स हैं वो एडजस्ट हो गए हों, और जितने भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं अगर वो मटेरियल हैं तो उसका डिस्क्लोजर दे दिया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो IAS 10 आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है, और ISA 560 ऑडिटर को ये कहता है कि आपने इंश्योर करना है कि जितने भी IAS 10 के हिसाब से एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसका इफेक्ट ले लिया हुआ है। लेकिन उसके लिए उसने कहा कि जो फेज़ 1 है उसमें आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक आपने अभी रिपोर्ट साइन नहीं की तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं उन सब को आपने एक्टिवली देखना है और बाकायदा अपने प्रोसीजर्स भी लगाने हैं। फिर उसने कहा जब फेज़ 2 आई, रिपोर्ट आपने साइन कर दी, ड्राफ्ट कर ली, अब देखा जाए तो रिपोर्ट के बाद ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी बनती तो नहीं है, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कहा पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसिव से मुराद ये है कि वैसे वो एक्टिवली तो इन चीज़ों को, इवेंट को नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई उसे इवेंट नज़र आ गया, कोई जो डेट ऑफ रिपोर्ट के बाद का है और वो एडजस्ट होने वाला है, या अगर नॉन एडजस्टिंग है तो उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, अगर उसको लगता है तो फिर वो उसको एडजस्ट करवाए, उसको अमेंड करवाए, मैनेजमेंट से कहे। अगेन थर्ड फेज है जी, ये फेज तो बिल्कुल ही यहाँ पे तो ऑडिटर की जिम्मेदारी जो है वो नहीं बनती। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार इशू हो गई, अब आपको जाके पता चला एक ऐसा इवेंट जो आप समझते हैं कि इसको तो एडजस्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब और फिर से आपको स्टैंडर्ड कहता है कि देखें अभी भी आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे भी आपकी पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्टिवली तो आपने नहीं देखना, लेकिन अगर आपको कोई इवेंट नज़र आ गया जिसको एडजस्ट होना चाहिए या इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आपकी इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप उस इवेंट को छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह से बनी हो, ट्रू और फेयर व्यू दे रही हो। तो सब्सिक्वेंट इवेंट जो है उसमें वो आपको 3 फेजेस आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले आपने देख लिया फेज, जब आपने सिचुएशन पढ़ी तो ISA 560 के सवाल अगर आ जाते हैं, उसका आइडेंटिफाई करने का भी तरीका यही है कि वो आपको 2-3 फेजेस बताएगा कि ये जो है ट्रांजैक्शन आपने इस दिन आपने आइडेंटिफाई की, इस दिन आपने उसको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस डेट पे इशू होने वाली हैं, ये सब इंडिकेशन है कि ये सवाल ISA 560 में से आया है। तो आपने फिर ISA 560 के अकॉर्डिंग उसे डील करना है। सबसे पहले आपने उसकी फेज आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड जो स्टेप है वो है जी, आपने अब सोचना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 10 ही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और थर्ड पे ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा, ऑडिटर अपने क्या प्रोसीजर लगाएगा उस सब्सिक्वेंट इवेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और चौथा है जी, अपने जब उसने प्रोसीजर लगा लिया, मैनेजमेंट या तो एग्री करेगी या मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट करेगी। वो या तो कहेगी कि जी ठीक है मैं अमेंडमेंट कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या तो कहेगी जी नहीं करना। तो फिर आपने इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट भी देखना है। अगर तो एग्री कर जाती है तो ठीक है, अगर नहीं एग्री करेगी तो जाहिर सी बात है अपनी रिपोर्ट को आप मॉडिफाई कर देंगे एज पर 705। जहां पे भी डिसएग्रीमेंट आए या मैनेजमेंट की तरफ से स्कोप लिमिटेशन आए तो हमेशा 705 के अंदर चले जाएं कि आपको या तो अब क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी आके ओपिनियन मॉडिफाई करनी है। लेकिन अगर मैनेजमेंट सारी चीजें एग्री कर जाती हैं तो फिर आपने 705 के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर आपने देखना है कि 706 के अंदर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज एम्फसिस मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। फिर 701 देख लीजिए, नहीं 701 के अंदर तो नहीं जाना, दैट इज की ऑडिट मैटर्स। और आप याद हो तो ये जितने भी हम पैराग्राफ डालते हैं जिससे ये 706 से रिपोर्ट मॉडिफाई तो हो जाती है लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती। इसमें आप ये देखते हैं कि अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से और यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो फिर आप ये एम्फोसिस और अदर मैटर पैराग्राफ डालते हैं। और ये 706 और 701 हमेशा उन मैटर्स के लिए होता है जो रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, जो रिजॉल्व होते हैं, जिन पे डिसएग्रीमेंट है उन पे ये तो नहीं आ सकते।
जिसमें डिसएग्रीमेंट उसमें फिर 705 में जाएं, अपनी ओपिनियन को ही मॉडिफाई कर दें। आप कह दें सीधा सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वहां पे आप ओपिनियन पे इफेक्ट ले जाएंगे। अच्छा, अब मैंने एक इशू फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई किया कि जी एक डेटर बैंकरप्ट हो गया है, तो अब आपने IAS 10 के अंदर चले जाना है। सबसे पहले फेज आइडेंटिफाई करनी है, फिर IAS 10 के अंदर चले जाना है कि IAS 10 इसके रेलेवेंट आपको क्या नॉलेज बताता है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो ही आप ये ऑडिट का रिस्पॉन्स लिख सकेंगे, और ये आपको पता होगा जब आपने अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से सारी बात आती है। तो ऑडिटर साहब के प्रोसीजर सारे डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी अकाउंटिंग पे। IFRS जो भी कहते हैं हमने उसको चेक करना है एज पर IFRS, ठीक है। तो ऑडिटर साहब ने कोई अलग सी चीजें नहीं करनी होती। ऑडिटर ने यही तो ऑब्जेक्टिव भी आपने याद हो तो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब रिस्पॉन्स में है उसके अपने प्रोसीजर्स, वो क्या लगाएगा, और ये प्रोसीजर आपको ISA 560 बताता है, और इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट ये आपको 705 बताएगा। तो अब आप ये देखिए एक स्टैंडर्ड के अंदर कितनी चीजें आ गई हैं। अब हम इसका करते हैं सवाल, तो हमें चीजें हो जाएंगी मजीद क्लियर। सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं सवाल पे आ जाऊंगी। वो सवाल हमने पूरा करना है। हाँ जी, हारिस, माजिद, उसामा। मैम अगर कोई बिजनेस मैम अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से अफेक्ट होता है तो उसमें हम क्या एडजस्टिंग इवेंट पास करेंगे, नॉन एडजस्टिंग? देखिए डिजास्टर क्या है, फायर लग गई फॉर एग्जांपल। अब ये जो यस फायर का लगा मैम। ना, ये फॉर एग्जांपल इसके ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही हो। एकदम से धमाका हो गया, कहीं से फायर लग गई, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, यस ठीक है। मैम। नॉन एडजस्टिंग यस है, मैम। आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एकदम से धमाका हो जाना, आग का लग जाना, इसकी कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं पहले करती। ये हमेशा जो इमरजेंसी में हालात होते हैं ये तो एकदम से ही आते हैं, ये नॉन एडजस्टिंग होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि जाहिर सी बात है, ये जो डिजास्टर हुआ इसका इफेक्ट यूजुअली मटेरियल ही होता है। तो आपको IAS 10 कहते हैं कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं वो उसको आपने एडजस्ट तो नहीं कराना, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना है, यस ठीक मैम। है। उसका ठीक डिस्क्लोजर है। देना है। तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट को आप कहते हैं डिस्क्लोजर दीजिए, तो मैनेजमेंट कहती है नहीं डिस्क्लोजर क्यों दें, ये तो इवेंट है ही बात का, हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों खराब करें। आप कहेंगे देखिए IAS 10 है, वो कहता है अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसका आपने अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोजर देना है। मैनेजमेंट एग्री यस। नहीं करती तो चले जाएं 705 के अंदर, मैनेजमेंट एग्री कर जाती है, डिस्क्लोजर दे देती है। अब उसके बाद आ जाना है आपने 706 के अंदर। याद आ रहा है कुछ यस आपने मैम। वो? अब 706 के अंदर क्यों जाना है? आप अब ये एक ऐसा मैटर अराइज हो चुका हुआ है, एक ऐसा इवेंट हो चुका है जिसपे आप चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी खास किस्म की अटेंशन जाए, ऐसे ही यस। आप एम्फोसिस करना चाह रहे हैं, और ये एक रिजॉल्व मैटर है। उन्होंने फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर दिया होगा, और हमेशा एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ उसके लिए होता है जिसका आपने डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया होगा। अगर तो नहीं दिया वो तो फिर एम्फोसिस तो आएगा ही नहीं। हम सीधा सीधा कहेंगे कि हमने इनसे कहा डिस्क्लोजर दें, वो डिस्क्लोजर मटेरियल था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने जो है वो डिस्क्लोजर नहीं दिया। हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ओपिनियन को, रिपोर्ट को नहीं। फिर साथ अगर कर देते हैं तो फिर 705 के 6 के अंदर चले जाएंगे और एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ में बता देंगे कि ये इवेंट है तो नॉन एडजस्टिंग। लेकिन ये मैं चाहता था कि यूजर्स इसको सबसे पहले देख लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अगली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो बड़े चीजें आएंगी, और प्रॉफिट भी कम होंगे, तो गोइंग कंसर्न के भी इश्यूज आ सकते हैं। वैसे तो मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से तो देख लिया है, लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता था, ये जरा जरूरी था। ठीक है जी, कोई और सवाल? हारिस, आपने नहीं पढ़ा हुआ था 560, पूछिए। चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, मिल के पढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी engaged in production of various products, okay,
जनवरी 2018 में एक इक्विपमेंट मॉल फंक्शन हो गया, मतलब खराब हो गया होगा, चलना बंद हो गया होगा, खराब हो गया, विच कॉज स्वीयर इंजरीज टू सम ऑफ द वर्कर्स। अब वो इक्विपमेंट इतना खराब हुआ तो वर्कर्स को इंजरीज भी हुई। ईएल ने कॉम्पनसेशन तो पे कर दी वर्कर्स को, लेकिन एक केस जो है उनके खिलाफ राइज हो गया फॉर वायलेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस हैड आल्सो बीन फाइल्ड बाय द रेगुलेटर। अब कंपनी का जो भी कोई रेगुलेटर होगा, हो सकता है रजिस्ट्रार कमीशन, उसने जो है वो फाइल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस। अब ये गए फटाफट अपने लीगल एडवाइजर के पास कि केस आ गया है। तो ईएल हैड रिकॉर्डेड अ प्रोविजन ऑफ 5 मिलियन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। अब ये जो प्रोविजन इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपको IAS 37 बताता है। प्रोविजन जो भी एस्टीमेट, ये सारी चीज़ें, लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करनी है, प्रोविजनिंग कैसे करनी है, ये लीगल एडवाइजर के पास गए, उसने 5 मिलियन की कहा कि प्रोविजन कर लें, तो लीगल आपके एडवाइजर ने आपको ये बताया, ओके आपने प्रोविजनिंग कर ली। आप IAS 37 कहता भी यही है कि अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई इवेंट कल को आपके ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी, कल को आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो आज ही आप पे कोई ऑब्लिगेशन है तो उसकी प्रोविजनिंग कीजिए। ओके, मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग की हुई है, हमें चीज़ें अभी तक तो समझ आ रही हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 मार्च को। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की, ये मैनेजमेंट, ये हमें सवाल में क्यों बताया जा रहा है? एंड ऑन द सेम डेट योर फर्म एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। 1 मार्च को अप्रूव की। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेट ऑफ अप्रूवल है और डेट ऑफ रिपोर्ट, इसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई गैप ना रखें, कि जहाँ पे मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ज़्यादा एक दिन की भी नहीं कर रही, हम भी नहीं करेंगे। वो जिस दिन करेंगे हमें भी रिपोर्ट उसी दिन देंगे, कि जिस डेट तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हम भी उसी डेट तक उसके ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हमने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दी, इसका मतलब IAS 700 के अंदर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गीवा ट्रू एंड फेयर व्यू हमने ऑडिट किया होगा, तब तक 5 मिलियन जो है वो सारा हमें नजर आ रहा था कि प्रोविजनिंग ठीक हुई है, बेस्ट टू द लीगल एडवाइजर ने जो बताया। EL प्लान्स टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 5 मार्च 2019। अब देखिए उसने ये 2-3 जो डेट्स बताई है ना, आपको सवाल पेपर में पता चल जाएगा, ये जी सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल आ गया, ठीक है। पेपर में अगर अभी भी पता नहीं चलेगा तो आगे लाइन मजीद पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। उसने कहा जी कि डेट ऑफ, अब 3 डेट्स आ गई हैं। पहली डेट है जी, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, 31 दिसंबर 2018। मैं लिख लेती हूँ इसको। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है जी, 31 दिसंबर 2018। आगे क्या है जी, और दूसरी डेट क्या है, और नेक्स्ट है जी डेट ऑफ जब अप्रूव किया, और तीसरी डेट है जी आपने डेट ऑफ रिपोर्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किस दिन की। ये सारी मुझे ज़रा डेट्स लिखवाइए। डेट ऑफ अप्रूवल क्या है जी, 1 मार्च 2009। 1 मार्च 2019, और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 31 दिसंबर 2018। डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है, सेम डेट, सेम डेट 1 मार्च 2019। डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, वो क्या है, 5 मार्च 2009। मार्च 2019। अच्छा, अब आगे सवाल पढ़िए जरा, क्या लिखा है उसने। हाँ जी, उसने कहा कि EL प्लान्स टू इशू द फाइनेंशियल, वो बता दिया। 3 मार्च को कोर्ट ने एक पेनल्टी लगा दी 15 मिलियन की। मैनेजमेंट जो है उसने ऑडिटर को फटाफट बता दिया। आगे उसने रिक्वायर्ड में पूछा, अवेलुएट कीजिए द नीड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेट द प्रोसीजर विद द ऑडिटर वुड नीड टू परफॉर्म इन द अबव सिचुएशन, और मार्क्स हैं जी 9।
ये स्प्रिंग 19 का सवाल उसने पूछा है आपसे, अभी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, स्प्रिंग 19 पास ही है। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले बताइए हम किस फेज पे खड़े हैं। बताइए। फेज 2। एक फेज थी ये वाली, यस मैम। और एक फेज थी ये वाली, और एक फेज थी और इसके एक भी इसके बाद। बाद हम फेज 2 पे हैं। हमने वो इवेंट आइडेंटिफाई किया 3 मार्च पे। 3 मार्च पे पेनल्टी लगी, और उसी वक्त ही मैनेजमेंट ने बता दिया ऑडिटर को, और डिसाइड किया था कि जी हम 5 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देंगे। लेकिन अब 5 मार्च से पहले ही 3 मार्च को पता चल गया है कि पेनल्टी लग गई है। सबसे पहले तो हमने फेज आइडेंटिफाई की, ये फेज 2 है। यहाँ पे सबसे पहली बात आपने लिखनी है कि कोई एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑडिटर की। यहाँ पे ऑडिटर की पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं थी कि इवेंट्स को वो देखे, तो अगर इवेंट कोई नजर आ गया है तो अब उसने फिर उसको जाने भी नहीं देना, तो उसको एडजस्ट करवाना है अगर तो एडजस्टिंग है, और अगर नॉन एडजस्टिंग है और मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर भी दिलवाना है, और अगर वो नॉन एडजस्टिंग है और मटेरियल भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं करना। ओके, फेज भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाइए। अब क्वेश्चन इज कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग। आईएस 10 क्या कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग कहती है, जो आईएस 10 जो है वो आपको कहता है कि ये जो पेनल्टी लगी है ना आप पे, ये कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ये ऐसा इवेंट है जिसकी वॉयलेशन आपने की थी ईयर एंड से पहले, रिपोर्टिंग डेट से पहले। तो इसकी कंडीशंस आपको पहले से ही पता थी कि पेनल्टी ज्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। अभी तो अमाउंट सर्टेन नहीं थी ना, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो थी। इस इवेंट की कंडीशंस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो इट्स मीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ने आपको बताया कि दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर जाहिर सी बात है ऑडिटर साहब क्या करे। अब ऑडिटर का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऑडिटर साहब इसको एडजस्ट करवाए, जब एडजस्ट कर ले तो उसके ऊपर अपने प्रोसीजर्स लगाए, उसको वेरीफाई करे। लेकिन अगर मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करती तो इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट पे भी आ जाए, और अगर मैनेजमेंट एडजस्ट कर लेती है तो फिर वट जो भी इफेक्ट है। अब हम आ जाते हैं इसके आंसर पे कि उसने इसको कैसे ड्राफ्ट किया। उसने कहा जी सबसे पहले तो सिचुएशन को एवेलुएट किया। पढ़िए उसामा, आप पढ़िए ये लाइनों को। उसामा, हाँ जी। ओके, पेनल्टी जो इम्पोज हुई है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग नहीं है। ये बताने का ये मकसद है। अब ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आगे है जी। अगर एक्चुअल अमाउंट की पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती, ऑडिटर साहब को एट द रेट ऑफ रिपोर्ट में पता चल जाती, तो ऑडिटर क्या करता, जाहिर सी बात है इसको एडजस्ट कराता, मैनेजमेंट से कहता कि इसको एडजस्ट करे। इसलिए ऑडिटर अभी भी इसको एडजस्ट करवाएगा। ये जो उसने नीचे प्रोसीजर लिखे हुए हैं ना, ये प्रोसीजर उसने सीधे सीधे कौन से लिखे हैं, ये मैं आपको बुक से बता देती हूँ। फेज क्या है जी, फेज नंबर 2 है। अब आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद ये वाले प्रोसीजर्स हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स डिस्कवर हुए आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हम ये वाली फेज में ये वाले प्रोसीजर लगेंगे। डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, डिटरमिन करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है।
इंक्वायर करें कि मैनेजमेंट से ही पूछें आप इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह एड्रेस करना चाहते हैं। दो ही चीज़ें होगी, अगर मैनेजमेंट अमेंड कर लेती है तो ऑडिटर साहब फिर उस अमेंडमेंट का भी ऑडिट करे और अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं वो एक्सटेंड कर दे टू द डेट ऑफ ऑडिट न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब उसने ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन हुआ क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई, तो इसका मतलब अब उसे नई ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिपोर्ट यूजर्स तक नहीं पहुंची, इसलिए उसे कोई अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एम्फोसिस मैटर या कुछ भी ऐसा। अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर देखिए चीज़ें कि क्या रिपोर्ट आपके पास है या रिपोर्ट अभी आपने दे दी है। अब सवाल में हमें नहीं पता आपने रिपोर्ट दे दी है या नहीं दी, तो आप दोनों मैटर्स को डिस्कस करेंगे कि अगर तो रिपोर्ट उसके पास ही है और मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे 705 में। और अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने ऑलरेडी दे दी है तो फिर मैनेजमेंट को किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे कि देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अमेंडमेंट के बगैर इशू मत करें, और अप्रोप्रिएट खुद भी एक्शन लें कि किसी तरह वो जो रिपोर्ट आपने दे दी हुई है वो जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट के अंदर वो वाला इवेंट कवर नहीं हुआ हुआ, तो आप कोशिश करें कि लोग उस पर रिलाय ना करें, लीगल एडवाइस लें। ठीक है, अच्छा अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कोई बात नहीं नुमान, कल कर लेंगे, मैंने अगर 550 का कहा है कि करवाना है तो मैं करवाऊंगी। हमने भागना नहीं है, हमने चीज़ों को वहां पे ज़रा स्टे करके कवर करना है। चलिए जी, ये सवाल पढ़ लीजिए और किसी को कोई मसला है सवाल 1 में तो मुझे बताएं, इसको याद कर लेना है। अब मैंने आपको 2 सवाल याद करने के लिए दिए हैं, एक पहला वो सवाल आपने याद कर लिया है, ये सवाल भी अभी याद कर लीजिए, मैं 5 मिनट दे रही हूँ। ये दोनों सवाल अब आपके होमवर्क में है, आपने याद करके जुबानी लिखने हैं एक बार तो कम से कम लाजमी। और वो कल मैं किसी भी टाइम कह सकती हूँ कि किसी भी बच्चे का कि टीए चेक करे, आपको उसकी पिक्चर भेजनी होगी कि मैंने ये सवाल किया हुआ है। तो आपका आज का होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने याद करके लिखना है, इसके एक एक वर्ड को याद करना है। ISA 560 का क्वेश्चन नंबर 1 और ISA 610 का क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। हाँ जी, आपके नुमान जो सवाल हैं 610 में या 620 से रिलेटेड वो आप पूछ लीजिए अभी मुझसे, अपना माइक अनम्यूट करके तो सवाल पूछ लीजिए, रेलिवेंट पेज बताइए जो भी है, मैं आपका आंसर दे देती हूँ। मैम सबसे पहले तो ISA 610 में जो उसने लिखा हुआ ISA 610 प्री कंक्लूड्स जो 4 पॉइंट्स हैं उसके। आपने पहले बताइए क्लास ली थी? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था वो डायरेक्ट असिस्टेंट वाली क्लास, आप आगे चले गई थी काफ़ी अच्छा, यूजिंग अगर इंटरनल। कभी मैं आपको आंसर ना कर पाया करूं तो टीए से राब्ता किया करें, टीए और ये जो हारिस हैं, ठीक है, इन दोनों से राब्ता किया करें पहले। अगर इनसे भी आंसर नहीं मिलते फिर मुझे बताया करें कि इन्होंने आपके आंसर क्यों नहीं दिए, तो फिर मैं आपको आंसर खुद पर्सनली ग्रुप कर में दूं। किए हुए थे, ग्रुप में मैसेजेस किए हैं। लेकिन आपने काफी लेट किया ना, रात के 12 बजे आप मैसेज कर रहे हैं, तो टाइम से दिया करें। अच्छा, सबसे पहले आपने ये पूछा जी प्रीक्लूड वाला। ISA 610 कहता है कि आप 2 तरह से काम यूज कर सकते हैं,
इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसके काम को इस्तेमाल कर लें या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले लें। वर्क वाले में से आपने सारी चीज़ें देख ली, ये है जी आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं। उसने कहा मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ कि आपने डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए इंटरनल ऑडिटर को कौन से काम देने हैं। मैं आपको 4 फैक्टर्स बता देता हूँ। पहला क्या, उस मामले में जो आप उससे काम देने जा रहे हैं उसमें कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपने उसको क्या काम देना है। अगर ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है तो वो काम देने की जरूरत नहीं है उसको। अगर उसमें द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो वो काम उसको देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को उसने नीचे प्रिक्लूड्स में लिख दिया। देखिए अगर कम जजमेंट है तो दे दीजिए, और अगर ज्यादा है तो उसने नीचे प्रिक्लूड्स में लिख दिया कि ISA 610 को फिर यूज मत कीजिए। इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस मत लीजिए अगर मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है ऑडिट में। जो मैटर आप उसको देने जा रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है तो फिर ISA 610 मत लगाइए। फिर उसने कहा दूसरा, ऊपर से जो फैक्टर बताया कि जी रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना ज्यादा है या कितना कम है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपने इंटरनल ऑडिटर से किस काम पे असिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में उसने बता दिया कि देखिए अगर तो हायर असेस रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और जजमेंट भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि कौन से प्रोसीजर लगाने हैं, तो फिर देखें उसको प्रिक्लूड कर दें। ISA 610 मत लगाएं, उससे एक्सिस्टेंस डायरेक्ट असिस्टेंस मत लें, उसके काम को भी इस्तेमाल ना करें इंटरनल ऑडिटर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, जजमेंट भी बहुत इन्वॉल्व है, और आपके तो ऐसे काम आपने इंटरनल ऑडिटर को नहीं देने। तीसरा उसने कहा जब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे और उसकी कॉम्पिटेंस पे, तो फिर भी आपने इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करना, ना तो उसके काम को ना उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। नीचे यही थर्ड पॉइंट में उसने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट्स हैं। आपको ऐसे पता लगेगा जी कि आप इंटरनल ऑडिटर को कोई काम देने जा रहे हैं और वो काम रिलेट करता है ऐसी सिचुएशन से कि उसको उस बंदे से ही राब्ते करने पड़ेंगे, उस काम को रिव्यू करना पड़ेगा जिसको ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर रहा है कंपनी में, है तो कंपनी का बंदा। तो पता चला जी वो फाइनेंस डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा था, उसी को रिपोर्ट कर रहा था। अब आपने जो उसको काम दिया है वो इस तरह का है कि उसने फाइनेंस ऑडिटर या वो फाइनेंस डायरेक्टर से जाके क्वेश्चनिंग करनी है, इंक्वायरीज करनी है। कभी वो अपने बॉस से इंक्वायरीज कर सकेगा? तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट्स आ गए हैं। या फिर आपको पता चले कि उसके अंदर तो इतनी काबिलियत ही नहीं है, ना तो वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, ना उसके पास कोई डिप्लोमा, ना कोई ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट सिंपल किया हुआ है, तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर के पास इतनी कॉम्पिटेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ थ्रेड्स आए। तो फिर आपका ISA 610 कहता है, आपका स्टैंडर्ड आपको बताता है ऑडिटर को कि देखिए ISA 610 लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप इंटरनल ऑडिटर के काम पे भी रिलाई नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज मत करें। आप उसको अपनी टीम में तो बना लेंगे, हिस्सा बना लेंगे, लेकिन बंदा तो वो मैनेजमेंट का ही है। तो जिसको वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है, कभी भी वो उसके खिलाफ जाके वो कभी भी बात आपसे नहीं करेगा। चौथा उसने कहा कि ये भी एक फैक्टर है, अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए, आप जितना मर्जी उसके काम को यूज कर लें, जितना मर्जी यूज कर लें, इन द एंड पूरे ऑडिट पे जो ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो सारी की सारी आप ही की है। आप कहीं भी ना तो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि ये काम मैंने इंटरनल ऑडिटर से कराया था, ये उसने किया था, ये एरिया उसने किया था। आप ये कभी कह ही नहीं सकते। जब ये कह ही नहीं सकते, इसका मतलब उसने कहा कि आप जिसका मर्जी काम यूज कीजिए, हम आपको खुली इजाजत देते हैं, लेकिन इन द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आप ऑब्वियसली उसको वो काम नहीं देंगे जो कि कोई सीनियर लेवल के होंगे। आप उसको वही छोटे मोटे काम देंगे, इंटरनल ऑडिटर को से असिस्टेंस लेंगे जिसके काम को आप बाकायदा रिव्यू भी कर सकें। ठीक है, तो सफिशिएंटली जो ऑडिट में जरूर आपने उसको इन्वॉल्व किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। और कहा चौथे पॉइंट में इसने कहा कि देखें अगर ये डिसीजन करना है कि आपने उसके काम को यूज करना है, उससे असिस्टेंस लेनी है, या फिर 610 नहीं लगाना, तो ये क्लियरली ऑडिटर की जजमेंट पे है। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लगाते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे ऑडिटर को, बाउंड नहीं कर रहे एक्सटर्नल ऑडिटर को कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है कंपनी का तो हमेशा ही वो उसके काम पे को यूज करेगा। अगर वो नहीं रिलाई करना चाह रहा उसके काम पे तो मत करे। तो अगर वो ये डिसीजन करता है, ठीक है, रिलेट टू द डिसीजन कि उसने 610 लगाना है या नहीं लगाना, अगर तो वो नहीं लगाना चाहता तो फिर 610 को एक्सक्लूड कर दे, प्रिक्लूड कर दे।
पर अगर लगाना चाहता है तो वर्क यूज करना चाहता है या डायरेक्ट असिस्टेंस, देख ले, अपनी मर्जी है। तो ये 4 उसने कुछ पॉइंट्स बताए। नुमान, इसके अलावा कोई और सवाल आपका? मैम वो एक्सपर्ट वाले में एवेल्युएट द वर्क ऑफ एडवोकेसी एक्सपर्ट के अच्छा, वर्क ये के जो क्लियर 4 हो गया पॉइंट्स हैं। 610 के जी अंदर? ये हो गया। ओके, जी अब आ जाए हम 620 पे आ गए, दैट इज ऑडिटर एक्सपर्ट। अब ये ऑडिटर एक्सपर्ट नाम से नजर आ रहा है कि ये बंदा मैनेजमेंट का नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं हमें थ्रेट्स जो है वो कम होंगे, मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं है। ये कोई हमारा ही एक्सपर्ट है, इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज दे रहा होगा, तो हम इससे सर्विसेज देंगे। पहले तो उसने कहा जी एक्सपर्ट वो होता है जिससे आप वो सर्विसेज दें जो कि अदर देन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में सवाल आ गया जिसपे आपने एक्सपर्ट हायर किया फॉर कैलकुलेटिंग प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट, अभी ये एक अकाउंटिंग का एरिया, इसमें तो हम खुद ही एक्सपर्ट हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, तो इसके लिए कोई एक्सपर्ट हायर करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर उसने कहा जी कि कुछ चीज़ें हैं लीगल एडवाइस पे या वैल्यूएशन करने पे, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम जो है महारत नहीं रखते होते, तो हम एक्सपर्ट हायर करेंगे। तो इसके अंदर आप कौन सा पॉइंट पूछ रहे थे जी? हमने एक्सपर्ट के काम को असेस करना है। एवेल्युएट द एडवोकेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क अच्छा, इंक्लूडिंग। इसमें उसने कहा जी कि सबसे पहला आपने देखना है उसकी, अगेन एक्सपर्ट की भी सबसे पहले कॉम्पिटेंस चेक कीजिए, कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक कीजिए। ये चेक करने के बाद आपने देखना है कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है। ये पॉइंट आपने चेक करना है। सेकंड पॉइंट जो उसने बताया, कैसे चेक करना है कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है, आप इस काबिल हो जाएं कि आप उसकी नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव उसे बताएं, और वहां से आप फिर आइडिया लगाएंगे कि उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं है उसके हिसाब से। थर्ड पॉइंट है जी, उसके साथ एग्री कर लें। और चौथा पॉइंट ये है कि अब क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। वर्क एडिक्वेट है वो तो देख लिया था, अब वर्क की एडिक्वेसी को फर्दर इवैल्यूएट कीजिए जब वो काम आपको करके दे देगा। कैसे? अब ये देखें, इवैल्यूएट करनी है उसने एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, उसने आपको काम करके पकड़ा दिया। अब देखें रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स कंक्लूजन, एक्सपर्ट साहब ने जो कंक्लूजन्स दी हैं, अब जाहिर सी बात है हम उसको, उसकी वर्किंग को इतना डिटेल में तो नहीं समझ सकते क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है। अगर वो हमने एक्सपर्ट ही हम खुद ही करना होता तो हम एक्सपर्ट क्यों हायर करते, हमें इतना नॉलेज होता। लेकिन हम ये तो जरूर आइडिया लगा सकते हैं कि उसने ऊपर जो बातें की हैं और नीचे आके जो कंक्लूजन दी है वो आपस में मैच करती है कि नहीं करती। उसने जो काम किया, जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए करके हमें साथ साथ बताए, और एंड में जब जाके कंक्लूजन दी तो वो कोई ऑपोजिट दे दी। तो ये चीजें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहा हम उसकी रीजनेबल चेक करेंगे कि एक्सपर्ट की कंक्लूजन रीजनेबल है कि नहीं है, ये बियॉन्ड रीजंस है। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में नजर आ रही है, हमें भी पता चल रहा है कि 20 मिलियन तक मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, और आपको एक्सपर्ट जो है 50 मिलियन बताए, तो ये तो बियॉन्ड जो है वो चली जाती है। कुछ चीजों का आइडिया हमें भी होता है। फिर है जी कंसिस्टेंसी ऑफ दोज कंक्लूजन विद ऑडिट एविडेंस। अब जो उसको, उसने सोर्स डेटा यूज किया है, कुछ रिपोर्ट्स यूज की हैं, मार्केट से वैल्यूज उठाई हैं, तो वो जो वैल्यूज उठाई हैं या डेटा यूज किया है, उस एविडेंस के साथ उसकी कंक्लूजन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या वो खुद ही से अपनी बातें बीच में बनाने की कोशिश कर रहा है, डिटर्मिनेंट खुद ही लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना आसान नहीं है एक्सपर्ट के भी काम को यूज करना। जब आप किसी के काम पे रिलाई कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसका काम सही हुआ है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब अगेन इस पे भी ऑडिटर को अपनी जजमेंट और अपनी प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और तो आपको स्टैंडर्ड कहते हैं एक्सपर्ट को हायर कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। इन द एंड वो आपको यहाँ पे इस ये पे बताता है जो बोर्ड में लिखा है, यू शुड नॉट रेफर इन हिज रिपोर्ट टू यूज ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर रीजनेबल फॉर सिग्निफिकेंट असम्पशन और मेथड्स उसने जो बीच में यूज किए, असम्पशंस ली, आप आइडिया लगा लेंगे कि वो रीजनेबल हैं कि नहीं है। उनकी रीजनेबलनेस तो आप जरूर चेक कर सकते हैं, हाँ आप उसकी कॉम्प्लेक्स वर्किंग जरूर नहीं चेक कर सकते, लेकिन जो उसने असम्पशंस उठाई होंगी वो तो आप चेक कर सकते हैं। रेलिवेंस, कॉम्पिटेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा, जो सोर्स डाटा उठाया हुआ है वो उस जो वर्किंग कर रहा है उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। वर्किंग नहीं चेक कर सकते लेकिन वर्किंग से रेलिवेंट है कि नहीं है, कंप्लीट उसने डेटा उठाया है कि नहीं, और एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है कि वो अपनी रिपोर्ट में भी उसे नहीं बताएगा कि जी मैंने एक्सपर्ट को यूज़ किया, ताकि कहीं वो सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट पे डालने की कोशिश ना करे। अच्छा जी, ये सवाल आपने याद करके आना है। ISA 560 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया, ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने उसका याद करना है। इसके बाद इसी के ही
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं याद करने का कह रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ने का नहीं कह रही, मैं याद करने का कह रही हूँ। तो इस मेरी बात को लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको याद करने का कह रही हूँ। और ISA 610 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है याद करने के लिए। 4 सवाल मैंने आपको याद करने के लिए दिए हैं, ये मैं आपसे कोई भी एक सवाल लिखवा सकती हूँ कल, ठीक है जी।